नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विशेषण, विशेषण की परिभाषा और उसके पश्चात हमने देखा था विशेषण कब विशेषण नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कुछ लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण केवल इनके प्रकार पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं चंद उदाहरण पढ़ करके और ये मानते हैं कि हमारी तैयारी पूर्ण है। बहुत सारे लोग 3-4 साल से तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। कुछ स्टूडेंट मात्र 3-4 महीनों में एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्या करते हैं वो ऐसा, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। किस तरह से नोट्स बनने चाहिए, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, तो कभी उन शॉर्ट नोट्स पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हमने भी तैयारी की थी तो वो नोट्स और फिर शॉर्ट नोट्स जिन 2 डायरी में होते हैं उनको भी मैं कभी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने नोट्स तैयार किए थे, उनका और उस अनुभव का आप जरूर लाभ लें। तो पिछली क्लास में हमने विशेषण और जातिवाचक संज्ञा में अंतर, विशेषण की परिभाषा, विशेषण विशेष्य और प्राय विशेषण में अंतर और फिर विशेषण की अवस्थाएं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। कंपटीशन में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विशेषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यह प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा जाएगा, क्योंकि मैं पेपर सेटर नहीं हूं, लेकिन और पेपर सेटर के दिमाग में कौन सी बात आए, लेकिन अनुभव जो है वो ये कहता है कि ये ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यदि पूछा जाएगा तो ये मेरिट तय नहीं करेगा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और यदि पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो ऑप्शन या तो 4 या 5 मिलेगा। यदि दोनों मिलते हैं तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। इसलिए कभी ये चिंता नहीं करें, घबराएं नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जो चीज है उसे समझें। जो अंदर की बातें होती है, जो गंभीर बातें होती है, वो समझने के लिए होती है और उसे हमें समझना है। आज की जो क्लास है वो इस सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। पैसे वालों का आदर होता है, इसमें पैसे वाले जो शब्द है और आदर जो शब्द है वो क्या है। आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा कि पैसे वालों जो शब्द है और आदर जो शब्द है वो क्या है। ये सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, फिर क्या है। तो जो भी है आपके कमेंट का जो रिप्लाई है वो जरूर करूंगा। आपका उत्तर सही है या गलत है, क्या है। देखते हैं। आपके जब भी व्याकरण की बात होती है, हिंदी व्याकरण की, और उस समय एक चैप्टर है वाक्य के अंग, तो सबसे पहले तो ये बात समझें कि वाक्य के अंग की यहां पर बात क्यों हो रही है। हम पढ़ विशेषण रहे हैं, वाक्य के अंग यहां कहां से आ गए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, एलडीसी, रीट सभी के अंदर पटवार वाक्य के जो अंग है वो काम आ सकते हैं। जब वाक्य पढ़े जाते हैं तो वाक्य के अंग भी आने चाहिए। यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वाक्य के अंग रीट में स्पेशल से अलग से टॉपिक लिख रखा है और वाक्य के अंग की सहायता से ये विशेषण को उन गंभीर विशेषण की जो गंभीरता है, क्योंकि विशेषण 2 प्रकार के भी होते हैं। वाक्य रचना के आधार पर जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। उसको समझने के लिए ये केवल 3 मिनट का जो टॉपिक है वाक्य के अंग, उसे समझा जाना आवश्यक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक अंग होता है उद्देश्य और एक अंग होता है विधेय। ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है। टेट का जो एग्जाम हुआ था 2010 में, जब जो टेट का एग्जाम हुआ उसमें एक सेंटेंस आया था और उस सेंटेंस को हल करते हुए जब बाहर निकले स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए जिस समय स्टूडेंट बाहर निकलते हैं उस समय वो बातें करते हुए निकलते हैं और उस समय मेरिट जो है वो किसी भी कंपटीशन के 80-85% से 80 या 85% से ऊपर जाती है। कुछ क्वेश्चन टेम्पो में गलत हो जाते हैं, फिर कुछ जो है वो घर पहुंचते पहुंचते और गलत हो जाते हैं, कुछ घर आने के बाद में, कुछ जब कोई आंसर की आती है किसी कोचिंग की, किसी अपने मार्गदर्शक या किसी अध्यापक के माध्यम से जब हम पूछते हैं, कुछ उस समय गलत हो जाते हैं और कुछ जब आरपीएससी की फाइनल आंसर की आती है उस समय, और करते करते मेरिट 55-60 तक पहुंच जाती है। तो एक स्टूडेंट जिसने ये कहा था कि सचिन ने एक मैच में 2 छक्के लगाए, प्रश्न आया था निम्न में से इस वाक्य का उद्देश्य क्या है। तो किसी ने तो, क्योंकि ऑप्शन में था 2 छक्के, और किसी ने मैच खेलना ये ऑप्शन था वो किए थे, और सब अपने अपने तर्क दे रहे थे कि मैच खेलना उद्देश्य था, छक्के तो ऐसे ही लग गए। और कुछ जो ये तर्क दे रहे थे
कि छक्के लगाना उसका उद्देश्य था, मैच खेलना उद्देश्य नहीं होता, रन बनाना होता है। तो ध्यान रखें, दोनों ही उत्तर गलत थे। उसने ये नहीं पूछा है कि सचिन का उद्देश्य क्या है, प्रश्न में ये पूछा था वाक्य का उद्देश्य क्या, और वाक्य का उद्देश्य जो है वो ये होता है कि वो किसके बारे में बात बताना चाह रहा है। इसमें सचिन है उद्देश्य, और जो शेष वाक्य है वो है विधेय। तो सबसे पहले तो ये देखें कि उद्देश्य किसे कहते हैं, और फिर उद्देश्य और विधेय को छांटना सीखें। ये कोई बहुत जटिल नहीं है, तो इतना सरल भी नहीं है। इस सेंटेंस के माध्यम से ये काफी सरल नजर आएगा, लेकिन अभी आगे देखना, हम 2-3 एग्जाम्पल देख करके वाक्य के अंग पर अच्छी पकड़ बनाने का प्रयास यहां करेंगे। तो उद्देश्य जो है वो है जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए, ये होता है उद्देश्य। यहां वाक्य जो है वो सचिन के बारे में कहना चाह रहा है, और जो बात कही जाए, जो बात कही जाए वो होता है विधेय, जो बात कही जाए। उद्देश्य का संबंध जो है वो कर्ता से होता है, और विधेय का संबंध जो है वो क्रिया से होता है। याद रखें, मैंने ये कहा उद्देश्य का संबंध कर्ता से होता, उद्देश्य कर्ता नहीं होता, और क्रिया का संबंध, विधेय का संबंध जो है वो क्रिया से होता है, क्रिया नहीं होता। दोनों बातों में थोड़ा अंतर है, ये आगे अभी पढ़ेंगे तब पता लगेगा। देखो, ये एक वाक्य था, अब मैं दूसरा वाक्य जो है वो यहां लिख रहा हूं, जिससे और स्थिति क्लियर होगी। इस वर्ष, दूसरा वाक्य है, इस वर्ष महामारी के रूप में, इस वर्ष महामारी के रूप में कोरोना ने दस्तक दी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्रिया छांटे, क्रिया दस्तक देना, किसने दी? कोरोना ने। तो यहां लाइन खींच दें, इधर वाला पार्ट हो गया उद्देश्य, और उधर वाला पार्ट हो गया विधेय। कभी ये नहीं देखें उद्देश्य छोटा होता है, विधेय बहुत बड़ा होता है। उद्देश्य भी छोटा सा हो सकता है, और विधेय जो है वो बड़ा हो सकता है। उद्देश्य जो है वो बड़ा हो सकता है, विधेय जो है वो छोटा सा हो सकता है। तो उद्देश्य और विधेय को केवल उसकी साइज या लंबाई माप करके भी देखना है। क्रिया छांटे, उसका कर्ता छांटे, और वही लाइन खींच दे, उधर वाला पार्ट जो विधेय और इस तरफ वाला उद्देश्य। जो ये एक ट्रेन होती है, वाक्य एक ट्रेन, एक गाड़ी समझे तो इसका जो इंजन होता है वो कर्ता होता है, और गाइड वाला जो डब्बा होता है वो क्रिया होता है। जो ही आपको जहां इंजन है, इंजन के वहां शेष वाला संपूर्ण जो भाग है वो विधेय कहलाएगा, और इंजन जो है वो उद्देश्य कहलाएगा। लेकिन अब एक वाक्य और जिससे हम समझें, अगर यही वाक्य होता कि इस वर्ष, क्योंकि इस गंभीरता को हमें समझना है, अगर वाक्य होता कि इस वर्ष कोरोना रूपी महामारी ने, इस वर्ष कोरोना रूपी महामारी आ गई। इस बार मैंने ने जानबूझ कर नहीं लगाया है। तो इस वर्ष कोरोना रूपी महामारी आ गई, इस वर्ष कोरोना रूपी महामारी आ गई। क्रिया क्या आ गई? कौन आ गई? कोरोना या महामारी? महामारी आई है कोरोना के रूप में। तो महामारी जो है यहां लाइन खींचेंगे, तो कर्ता को छांटना, उसका चयन करना हमें आना चाहिए। इधर वाला पार्ट उद्देश्य है, और उधर वाला पार्ट जो है वो विधेय है। अगर ये आपने छांट लिया अंतिम वाक्य, तो आप वाक्य के जो अंग टॉपिक है वो आपका क्लियर है। चौथा वाक्य है, रमेश का छोटा भाई सुरेश, रमेश का छोटा भाई सुरेश आया है। कौन आया है? इसका मतलब सुरेश, और यही लाइन खींच देंगे। तो रमेश का छोटा भाई सुरेश आया है। इधर वाला पार्ट उद्देश्य है, और उधर वाला पार्ट विधेय है। जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य वो सुरेश के बारे में बताना चाह रहा है,
वाक्य का उद्देश्य, सुरेश का उद्देश्य नहीं, वाक्य का उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य पूछा जाएगा। सुरेश, सचिन, रमेश इनका नहीं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो इस चौथे सेंटेंस में आप देखें, क्योंकि हमें पढ़ते सभी हैं, हमें यह पता लगना चाहिए परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, किस किस टाइप के। और उसके दो जो है वो माध्यम है। या तो हमें जिस गाइड में हम पढ़ रहे हैं, जिस हम टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस मार्गदर्शक से हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, वो हमें सभी उन पहलुओं पर बता दे। और या फिर हमारा जो खुद की जो मौलिकता है कि प्रश्न किस किस टाइप से पूछे जा सकते, वो आपके सोचने की जो शक्ति, आपका कर्म, आपका परिश्रम, आपके अंतर मन का स्वर और भाग्य, ये मिलकर के सफलता बनती है। तो जो अंतर मन का स्वर, हमारा कर्म, हमारा परिश्रम, वो सब हमारे हाथ में, लेकिन भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। और उस भाग्य पर काफी कुछ पकड़ बनाने के लिए हमें चौतरफा प्रयास करना होता है। तो देखें, यहां अगर ऑप्शन में आ गया सुरेश, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन छोटा भाई सुरेश, तीसरा ऑप्शन रमेश का छोटा भाई सुरेश, और चौथा ऑप्शन आया है। ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने और पूछ लिया इसमें उद्देश्य क्या है। अब बताओ, सुरेश, छोटा भाई सुरेश, रमेश का छोटा भाई सुरेश। कुछ लोग हो सकता है सुरेश करके आ जाए, गलत हो जाएगा। अगर आपने, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि केवल सुरेश ही तो आया है, उद्देश्य का संबंध अभी बताया था मैंने, कर्ता से होता है, लेकिन उद्देश्य का संबंध कर्ता से होता है। इस पंक्ति का, इस बात का, इस मेरे स्टेटमेंट का अर्थ था कि उसका कर्ता पक्ष से उसका संबंध था। कर्ता नहीं होता उद्देश्य, उसका संबंध कर्ता से होता है, लेकिन कर्ता नहीं होता। तो केवल कर्ता नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी ने केवल सुरेश बता दिया तो उससे कौन सी टेक्निकल मिस्टेक होगी। आया है, सबको पता है, विधेय, ये तो हो गया वाक्य का एक अंग। अगर आपने सुरेश को उद्देश्य बता दिया, ये हो गया दूसरा अंग। फिर जो पीछे का जो पार्ट है वो भी तो कुछ होगा, उसको जो भी नाम दोगे वो तीसरी बात हो गई। जबकि वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। इसलिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो, जिसको हम पंचायती बोलते हैं, वो करते ही गलत हो जाता है। वो हमें नहीं करना है। वाक्य के केवल 2 अंग होते हैं, रमेश का छोटा भाई सुरेश, ये उद्देश्य, और आया है ये विधेय। अब कोई पूछे कि सुरेश के अलावा ये क्या है, रमेश का छोटा भाई, इस उद्देश्य के फिर पार्ट करें तो ये उद्देश्य का विस्तार है। सुरेश कौन सा? जो रमेश का छोटा भाई है। सुरेश तो हो सकता है 5, 7, 2, 3 को हम जानते हैं। जो रमेश का छोटा भाई है वो वाला सुरेश, तो ये उसका अलग से विस्तार है। तो इस तरह से अब ये हमें वापस इस विशेषण से हम जोड़ते हैं। ये चीज हमने क्यों पढ़ी? तो वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि इस आधार पर पूर्व की कक्षा जिसने देखी है, अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो यही समझ लें कि पूर्व की कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि जो विशेषण होता है वो किसी विशेष्य अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उस विशेष्य से विशेषण पहले भी हो सकता है और वो बाद में भी हो सकता है। जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। देखिए आप, जैसे परिश्रमी लोग सर्वप्रिय होते हैं, इसका मतलब सभी को प्रिय होते हैं। हम बात करेंगे यहां परिश्रमी शब्द की, जिसने भी जो पहले की क्लास जहां भाववाचक संज्ञा और विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन तीनों में जिसको अंतर छांटना आ गया उसको जो हिंदी का 30% हिस्सा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यानी पद परिचय, वो उसकी काफी कुछ मुट्ठी में है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें सार्वनामिक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर और विशेषण और भाववाचक संज्ञाओं का अंतर संबंध। निम्न में से कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से नहीं बना हुआ है? निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी हुई है? इस तरह के, क्योंकि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनता है, उनका अंतर संबंध पता होना चाहिए। नहीं हो तो आज की क्लास को फिर ढंग से देखें या फिर पूर्व की क्लास भी देखें। परिश्रमी लोग सर्वप्रिय होते हैं। कैसे? विशेषण सदैव कैसा वह कितना प्रश्न का उत्तर होता है। कैसा वह कितना,
इंग्लिश में भी इसी तरह से और हिंदी में भी ऐसे कैसा और कितना प्रश्न का उत्तर जो विशेषण होता है। कैसे लोग, परिश्रमी लोग, और परिश्रमी शब्द जो है वो विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि ये लोग संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो परिश्रमी लोग सर्वप्रिय होते हैं। दूसरा वाक्य, लोग परिश्रमी होते हैं या लोग परिश्रमी नहीं होते हैं। ये मैंने देखा है कि लोग परिश्रमी होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है सेंटेंस। ये दूसरा वाक्य जिसमें लोग जो है वो विशेष्य है और परिश्रमी जो है वो विशेषण है। अब देखिए आप, अभी जो बात हमने पढ़ी थी उद्देश्य और विधेय, इस वाक्य में देखें सर्वप्रिय होते हैं। कौन होते हैं? लोग। यहां लाइन खींच दे, और जब यहां लाइन खींच दी उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ इधर वाला पार्ट उद्देश्य, उधर वाला पार्ट विधेय है। आपका विशेषण कहां है? विशेषण है इस लाइन के इस तरफ। इसका मतलब ये जो विशेषण है ये कौन सा विशेषण होगा? ये होगा उद्देश्य विशेषण। इस तरह के विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। यहां लाइन कहां खींचे? परिश्रमी होते हैं। कौन होते हैं? लोग। हमें कौन प्रश्न का उत्तर जो करता होता है वहां लाइन खींचनी है। इसका मतलब इधर विशेष्य और विशेषण आपका किस तरफ है? विधेय की तरफ। इसका मतलब इस विशेषण को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विधेय विशेषण। ये अंतर होता है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। आलसी लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। कैसे लड़के? आलसी विशेषण है, ये तो हो गया उद्देश्य विशेषण। लड़का आलसी है, ये जो लड़का है आलसी है, यहां विधेय विशेषण। तो ये अंतर होता है किसी संज्ञा के। यदि विशेषण पहले आ रहा है वो उद्देश्य विशेषण, बाद में आ रहा है वो विधेय विशेषण। साथ में ध्यान रखें ये लाइन खींचनी है, इसके इस तरफ है तो उद्देश्य, उस तरफ है तो विधेय। ये हो गया आपका एक चैप्टर वाक्य के अंग, और दूसरा चैप्टर हो गया उद्देश्य और विधेय विशेषण को किस तरह से छांटना है। आगे देखते हैं हम विशेषण के प्रकार। आइए अब हम समझ रहे हैं कि जो विशेषण है उसके प्रकार क्या है, कितने हैं। तो सबसे पहली बात ये देखें, जब भी प्रश्न पूछा जाता है विशेषण के प्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कहीं कोई उसको भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, और बहुत सारी किताबों में 5 प्रकार के लिखे हुए हैं। व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है वो विशेषण गुणवाचक विशेषण में ही समाहित है। तो 4 और 5 दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, और अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो वो डिलीट होना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो विशेषण के 4 या 5 प्रकार के जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कई लोग जो है कंपटीशन की दृष्टि से विशेषण पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम जो गंभीर और सुधी जो पाठक हैं, स्टूडेंट है, गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जिनका पहले से बेस क्लियर है, उनसे संबंधित भी बहुत सारी बात करेंगे। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनके सर्वनाम और विशेषण जो ही वो पढ़ते हैं आपस में गुड हो जाता है, जब मिक्सअप हो जाता है, तो याद रखें जिस तरह से मैंने आपको बताया था सर्वनाम 6, उसी तरह से सर्वनाम 6 जो ही सर्वनाम का नाम लिया जाता है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन विशेषण जो ही नाम लिया जाता है, एक व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो एक गुफा में घुस जाता है हर बार। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर बार गुफा में घुस जाता है, फंस जाता है। तो घुसपसा व्यक्ति, एक जो सेंटेंस है वो है घुसपसा व्यक्ति। और ये घुसपसा व्यक्ति से अर्थ क्या है? नंबर 1, क्योंकि हम यहां 5 प्रकार की बात करेंगे। नंबर 1, गु का अर्थ है गुणवाचक विशेषण। और आज की क्लास में गुणवाचक विशेषण हम पढ़ेंगे उस गंभीरता से जो आप खुद पढ़ करके देख लें कि इस तरह से आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो अलग अलग जगह लिखा हुआ मिलता है, उसको एक जगह करना पड़ता है। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जब भी नोट्स बनाते हैं आप तो एक मैजिक बॉक्स जरूर लिखें, एक मैजिक बॉक्स जरूर बनाएं। ये मैजिक बॉक्स क्या होता है? मैजिक बॉक्स होता है वो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो आपको लगता है ये तो परीक्षा में अक्सर आती है,
परिमाण और परिणाम युग्म शब्द में पूछे जाते हैं। परिमाण का संधि विच्छेद होता है परि प्लस मान नैसेनल, परिणाम परि प्लस नाम, णे का ने और ने का णे, इस तरह की प्रवृत्ति अपने दिमाग में रखें। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप माप तोल, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, फल, जिसे कहते हैं रिजल्ट। तो ये जो है परिणाम और परिमाण युग्म शब्द में पूछे जाते हैं। नंबर 4, सा का अर्थ है सार्वनामिक। ये सार्वनामिक विशेषण ऐसी चीज है जिसके बिना पेपर ही नहीं बनता, और कई लोगों को तो एक बार में समझ में आ जाता है, कई लोग बहुत उलझ जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण को भी अच्छे तरह से पढ़ें। और नंबर 5, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो गुस्पसा व्यक्ति जो है वो ये है, गुस्पसा व्यक्ति। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम 7-8 बिंदुओं की बात करेंगे। ये चीज पहले क्लियर कर दूं कि गुणवाचक विशेषण में भाव, स्वाद, आकार, रंग, स्वभाव, समय से जो समय सूचक शब्द है वो दिशा, दशा, चारित्रिक गुण, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले ये चीज क्लियर कर ले, परीक्षा में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि अमीर जो शब्द है वो साथ गुण है, दशा है, दिशा है, स्वभाव, समय क्या है। पहली बात तो ये पूछा नहीं जाएगा प्रश्न, इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है। दूसरी बात, यदि पूछा भी जाता है तो इस तरह से फिर वो बिल्कुल अलग अलग करके, वो फिर अगर अमीर पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया कि बताओ देखिए जो बहादुर शब्द है वो भाव है या गुण है, गलत हो गया है। इसको हम भाव में भी ले जा सकते हैं, गुण में भी ले जा सकते हैं, इसलिए वो दोनों ऑप्शन भी देगा। वो फिर इस तरह से देगा दिशा, आकार, रंग। तो इस बात का ध्यान रखें, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्यों इस तरह से पढ़ रहे हैं? वो इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि जितने ये तरीके से हमने बांटा है उतने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे हम यहाँ, और उतना ही विशेषण पर पकड़ बनाएंगे। वरना जैसा कि मैंने कहा था, पढ़ने को लोग 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, केवल पन्ने पलटते हुए विशेषण के प्रकार पढ़ लिए, 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लिया, उनमें क्या उलझाव है वो नहीं पढ़ा। और एक बात ये भी, मैंने जो गुस्पसा व्यक्ति बताया है, उस गुस्पसा व्यक्ति में ये कोई क्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की खोज हुई थी, फिर जो है वो संख्यावाचक की, फिर परिमाणवाचक की। ये केवल याद रखने के लिए गुस्पसा व्यक्ति, बस इतना सा। उससे क्या होता है, हमें लगता है, और जैसे मैंने बताया था आपको शॉर्ट नोट्स जो है उन पर हम चर्चा करेंगे, उस समय आपको लगेगा कि इनका महत्व है। कुछ लोग कहते हैं साहब रटने में कुछ नहीं है, केवल समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रटकर हम काम कर लेते हैं। जिसने भी सीखने के जो उद्देश्य, जो लोग बीएड एसटीसी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, सीखने के विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान, और रटना उसमें आता है, प्रत्यास्मरण, प्रतिविज्ञान। तो रटने का भी महत्व है। कौन कहता है कि रटने से कुछ नहीं होगा? पर्यायवाची को समझोगे या रटोगे? रटने की जगह रटना है और समझने की जगह समझना, दोनों चीजों का महत्व है। हर चीज का महत्व होता है। तो हमें कई चीजें रटनी भी पड़ती है और कई चीजें समझनी भी पड़ती है। समझने वाली चीज यहां अब समझेंगे। देखिए आप, गुणवाचक जो विशेषण होता है उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं भाव। और अब आप देख रहे होंगे मेरी गति थोड़ी सी धीमी इसलिए हो गई है क्योंकि भाव में मैं लिखा रहा हूं, जैसे एक शब्द है बहादुर, इसी तरह से एक शब्द है कायर, और इसी तरह से एक शब्द है भीरू। ये विशेषण हैं। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। अब मैं लिख रहा हूं आपको भाववाचक संज्ञा। जिसने ये चीज समझ ली कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक, ये जो भाव है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भाव। और तीसरी जो चीज है वो है जातिवाचक संज्ञा। इन तीनों का प्रयोग जिसको आ गया उसने आज बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, यूं मानो। या जिसके पहले से क्लियर है, इसका मतलब ये है कि वो मोक्ष के निकट है। हिंदी में विशेषण टॉपिक में मोक्ष के निकट है। और जिनको ये मोक्ष प्राप्त करना है, जिनको पहले से वो निकट नहीं है,
वो कृपया थोड़ा ध्यान से देखें। बहादुर शब्द, अब मैं यहां लिख रहा हूं, इस बहादुर शब्द से बहादुरी, ये भाववाचक संज्ञा है। किस तरह से इनको अलग अलग करना है वो भी देखते हैं। कायर से कायरता, भीरू से भीरुता। इसका मतलब एक बार फिर एक मैजिक बॉक्स के साथ कि यहां ए प्रत्यय लगा बहादुर में, कायरता में ता प्रत्यय लगाए, भीरुता में भी ता प्रत्यय। इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं ई और ता। अभी दो प्रत्यय की, बहुत सारे प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, अभी हमारे सामने दो प्रत्यय हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। अब देखिए आप जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जब वो कहते हैं आपने तो ये विशेषण बताया था, ये तो उस किताब में जातिवाचक संज्ञा में लिखा हुआ है। भैया जातिवाचक संज्ञा में लिखा हुआ है, उसके आगे देख विशेषण में भी मिलेगा। सज्जन शब्द है, बूढ़ा शब्द है, ये कुछ इस तरह के शब्द, गरीब शब्द है, विशेषण भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है। मूलतः वो विशेषण है, इसलिए हम विशेषण बता देते हैं उसको। लेकिन जब पद परिचय, इसीलिए पद परिचय चैप्टर बहुत ज्यादा आवश्यक है हिंदी के अंदर। फिर पद परिचय किसी के क्लियर है, हिंदी उसको खेल की तरह लगेगी, फिर उसको हिंदी खेल की तरह लगने लग जाएगी। बहादुर, कायर और भीरू, इन्हीं तीनों शब्दों को मैं जातिवाचक संज्ञा भी बता रहा हूं। अब क्या करें, कैसे छापेंगे, कैसे चयन करेंगे ये विशेषण या जातिवाचक संज्ञा, तो इनको समझे आप। ये तो चीज अलग है, ई ता प्रत्यय भी लगा हुआ है, बहादुरी, कायरता, वीरता, इनको हम विशेषण करेंगे ही नहीं, क्योंकि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। और जब संज्ञा की विशेषता बता रहा तो याद रखें संज्ञा आगे या पीछे आनी पड़ेगी। जैसे परिश्रमी, ये विशेषण है तो परिश्रमी लड़का, लेकिन कोई पूछे परिश्रम, परिश्रम लड़का होता ही नहीं है, इसका मतलब ये विशेषण नहीं है। अच्छा, अच्छा लड़का विशेषण है, लेकिन कोई कहे अच्छा ही लड़का होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये अंतर होता है विशेषण और भाववाचक संज्ञा में। तो वो तो हम फिर भी छांट लेंगे, लेकिन देखो इनका क्या करें। तो इनका करना क्या है, यदि कहीं पर ये कब भाववाचक, ये गुणवाचक विशेषण होंगे और कब जातिवाचक संज्ञा होंगे वो देखें आप। यदि कोई कहे बहादुर लड़का, तो बहादुर जो लड़का है ये विशेष्य और ये विशेषण है। ऐसी स्थिति में हम बहादुर को बताएंगे विशेषण। लेकिन कोई ये कहे बहादुर का सम्मान करो, ये संज्ञा है। और संज्ञा में भी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें संज्ञा ही नहीं है। किसकी विशेषता बता रहा, विशेषण का काम क्या होता है, अन्य से डिफरेंट बताना। लाल कपड़ा, कपड़ा लो, कैसा कपड़ा, लाल कपड़ा। अब सुविधा हो गई, लाल, हरा, पीला, नीला, बहुत सारे कपड़े पड़े थे वहां, अब सुविधा हो गई लाल वाला लाना है। लंबा लड़का, कैसा लड़का, लंबा वाला जो लड़का वो इधर आओ। तो ये इसका काम होता है डिफरेंट बताना। ये किसको डिफरेंट बता रहा, बहादुर का सम्मान करो। कई लोग अपने मन से कर देते हैं बहादुर, तो लोग का ही सम्मान करो साहब, और किसका, क्यों, बहादुर बेल भी हो सकता है। बहादुर जो बेल है उसका सम्मान करो, उसको लाओ, उसको माला पहनाओ। बहादुर सैनिक, बहादुर किसान, बहादुर व्यक्ति, बहादुर लड़का, बहादुर आदमी, बहादुर लोग, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, वो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये किसी की विशेषता बताने के लिए आया ही नहीं है, बल्कि ये तो केवल, ये तो स्वयं ही संज्ञा है। जब किसी की विशेषता नहीं बता रहा, इसका मतलब स्वयं संज्ञा है। ये अंतर होता है। कायर लोग विशेषण, कायर और आगे लोग नहीं है, या कायर लड़का नहीं है। कायर किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, संज्ञा। भीरू व्यक्ति तो विशेषण है, आगे व्यक्ति, आगे भीरू लोग, भीरू बालक नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो विशेषण नहीं है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। एक चीज हम और देखते हैं, रंग। बाकी जितने भी जो गुणवाचक विशेषण है उनके जो बिंदु है उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक रंग जो है उसको हम एक पार्ट को ले लेते हैं, रंग। जैसे शब्द है लाल, काला, पीला, ये सभी शब्द जितने भी रंग होते हैं
वो सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब मैं लिख रहा हूं कि ये कब भाववाचक संज्ञा बनेंगे। इनसे भाव कब बनता है, जब इसमें इस तरह का प्रत्यय लगेगा, लालिमा, कालीमा। अब कुछ लोग हो सकता है इस तरह से सोचें कि साहब कालापन क्या ये भाववाचक संज्ञा नहीं है क्या? तो ये भी है, इमा प्रत्यय पन प्रत्यय दोनों ही। अब देखें हमारे इस मैजिक बॉक्स पर आते हैं, इमा पन, ये चीजें पता होनी चाहिए। इसी तरह से पीलापन, पन जो प्रत्यय है वो भी भाववाचक संज्ञा बनाता है। ये हो गया भाववाचक। अब वापस क्या इनका भी, क्या ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं? लाल जो लाडला होता है, बेटा होता है, उसका भी पर्यायवाची है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम इसी लाल की जो रंग होता है, क्या इसी लाल का, इसी काला का, इसी पीला का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा उसके रूप में किस तरह से प्रयुक्त होगा, देखें आप, इमा पन, ये जो प्रत्यय है वो भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी लाल और काला, पीला, इनका प्रयोग कैसे होगा? तो अगर मैं ये कहूं काले व्यक्ति, काले कोवे, काले लड़के, तो ये विशेषण है, क्योंकि काला जो शब्द है वो इन लड़के, कोवे, इन सबकी विशेषता बता रहा है। प्रश्न ये है काले हैं तो क्या हुआ? आगे का जो सेंटेंस है, जैसा कि मैंने बताया, अपनी अपनी मति के अनुसार करते रहे। आप आगे किस तरह से इसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन वाक्य है कि काले लड़के, तो निश्चित बात है काले लड़के जो शब्द है, जो ये काले और लड़के, इसमें काले जो शब्द है वो विशेषण है। लेकिन कोई इतना ही कहे काले हैं तो क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में क्या होगा? आज तक यही पढ़ा है कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता, जब वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ही नहीं बताता तो काहे का विशेषण? यहाँ काले क्या लड़के, काले लोग, काले व्यक्ति, काले बालक, काले किसान, काले पशु, काले जानवर, क्या काले हैं तो क्या हुआ, काले फल। तो ये काले जो शब्द है ये है संज्ञा, और कौन सी संज्ञा होगी? ऐसी स्थिति में वो जातिवाचक संज्ञा होगी। एक उदाहरण से आपके जो है अंतिम बात, एक उदाहरण से ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो यदि मैंने ये कहा, हम कहीं मार्केट में गए और आम खरीदने, हमारे साथ में कोई है, और जो लाल है उनको तो रख दो, पीले हैं उनको भी मत लो, हरे वाले आम जो है वो ले लो। अब यहां पर लाल को मत खरीदो, लाल जो पुत्र का पर्यायवाची है वो नहीं, यहां लाल रंग की बात हो रही है कि लाल को मत खरीदो, पीले को छोड़ दो, और तीसरा है हरे आम खरीद लो। अब यहां देखिए आप, लाल, पीले और हरे, इनका जब पूछा जाता है, 1 नंबर लाल, 2 नंबर पीला, 3 नंबर हरे, इनमें से 1 नंबर और 2 नंबर, अर्थात लाल शब्द और पीला शब्द दोनों ही क्या है? ये दोनों ही है संज्ञा। क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा नहीं पता, यहां जरूर पता है, हरा आम की, मन से करना नहीं है। लाल तो साहब आम की बात कर रहे हो, तो ये तो मैंने तीसरा सेंटेंस लिख दिया, नहीं लिखता तो लाल को मत खरीदो, हरे को मत खरीदो, या पीले को छोड़ दो, तो क्या पता लगता। तो ऐसी स्थिति में अपने मन से नहीं करना है, हरे आम खरीदो। तीसरा जो है हरा शब्द, वो क्या है? वो है विशेषण, क्योंकि वो आम की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट जो है, जिसमें भाव रंग के पश्चात गुण, स्वभाव, आकार, ये दिशा सूचक शब्द, दशा, इन सब के बारे में, जो चारित्रिक गुण हैं उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये बात, ये तीनों के कंपैरिजन में यदि समझ में नहीं आई हो तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगली क्लास में उस चीज को समाहित करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।